कहाँ गए हैं आप? यहाँ से अब आप लोगों को क्लासिफिकेशन, अब मुझे क्लासिफिकेशन पहले फिंगर टिप्स पे सुनाओ, जल्दी जल्दी सुनाओ, जल्दी जल्दी सुनाओ। 1 मिनट लगाओ और मुझे क्लासिफिकेशन सारे सुनाओ। चलो जी, मैं बल्कि एक काम करने लगा हूँ कि अब मैं अगले 3-4 मिनट के अंदर अंदर सारी क्लासिफिकेशन अगेन बोलने लगा हूँ। और जिस बच्चे को ये याद हो गई वो इतना समझ ले तो उसको एक हद तक लिपिड्स पता चल गए, उसको 20% लिपिड्स मेरी अगली 4 मिनट 5 मिनट की कहानी से पता चल गए। ठीक है, चलो जी। सबसे पहले सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड, ड्राइव लिपिड्स। ठीक है, अच्छा सिंपल लिपिड्स, फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, अ, अ, और दूसरी उसकी कैटेगरी फैट ऑयल। सिंपल लिपिड की पहले दो कैटेगरी, फैट ऑयल और वैक्स। अब फैट ऑयल को डिफरेंशिएट कर लें। चलो जी, अ, ये वही सिंपल ट्राइसरग्लिसरॉल है, लेकिन ये है कि फैट्स के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड, सो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ऑयल्स वही फैट है ट्राइसरग्लिसरॉल बट विद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सो ऑयल एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा अब वैक्सेस की बात कर लें। इसके अंदर अल्कोहल ग्लिसरॉल नहीं है, कोई और अल्कोहल है, हाई मॉलिक्यूलर वेट कोई अल्कोहल है, और इसके अंदर आमतौर पर फैटी एसिड भी हाई कार्बन नंबर्स वाले होते हैं। नाउ कमिंग टू सेकंड कैटेगरी, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। सबसे पहले तीनों नाम बोलो। ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स। फिर दूसरा नाम गैंग्लियोसाइड्स, तीसरा नाम फास्फोलिपिड्स। तीन तो सबसे पहले मेन कैटेगरीज। अब सबसे पहले जो फास्फोलिपिड्स हैं उसकी फिर आगे दो क्लासेस हैं, ग्लिसरोफास्फोलिपिड और स्फिंगोफास्फोलिपिड्स। इसका मतलब है इस क्लास में से एक के पास स्फिंगोसिन है, एक के पास ग्लिसरॉल है, बस ये फर्क है। स्फिंगोसिन की मिसाल ये है स्फिंगोमाइलिन, जो हमने अपने श्वान सेल्स में पढ़ा, हमने पढ़ा कि इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करती है और ये वो। ठीक है, ये स्फिंगोसिन भी सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद होती हैं, ग्लिसरोफास्फोलिपिड्स वगैरह भी सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद होते हैं। अच्छा, स्फिंगोफास्फोलिपिड्स के बारे में सिर्फ स्फिंगोमाइलिन को याद रखना है। और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है, अगर मैं आपसे मजीद स्फिंगोफास्फोलिपिड्स की मजीद कोई बात पूछूं तो आप लोग मजीद उसमें क्या बताओगे मुझे कि उसके अंदर बस ग्लिसरॉल नहीं है, बाकी सारी चीजें वही हैं। उसके अंदर भी नाइट्रोजनस बेस है, इसके अंदर भी नाइट्रोजनस बेस है, उधर भी फैटी एसिड है, यहाँ पे फैटी एसिड है, उधर भी, उधर उधर इधर का क्या मतलब है? ग्लिसरोफास्फोलिपिड और स्फिंगोफास्फोलिपिड, उन दोनों की बात हो रही है कि उनमें भी सब कुछ वही है, सिर्फ ये कि स्फिंगोसिन की जगह पर इधर ग्लिसरोफास्फोलिपिड में क्या ग्लिसरॉल है। चलो जी, अब स्फिंगोफास्फोलिपिड्स के अंदर एक ही बात याद रखनी है, स्फिंगोमाइलिन है वहां पर, इसके अलावा और उसकी कोई सब डिवीजन कोई और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे ग्लिसरोफास्फोलिपिड्स के अंदर मैंने बहुत कुछ बताया आपको। फास्फेटिडिक एसिड, सिंप्लेक्स फास्फो, उसका नाम का फास्फोलिपिड, फिर लेसिथिन जिसके अंदर फास्फेटिडिक एसिड के साथ लेसिथिन वो कोलिन लग गया, सेफेलिन जिसके अंदर फास्फेटिडिक एसिड के साथ इथेनॉल अमाइन लग गया, प्लाज्मेलोजिन जिसके अंदर आपका उसका नाम क्या है, ठीक है, उसके अंदर क्या आ गया आपका विनाइल ईथर आ गया। ठीक है, फिर उसका नाम क्या है आपका टिश्यू एक्टिवेटिंग फैक्टर भी इसी में आ जाता है। फिर आपका उसका नाम क्या है जो कार्डियोलिपिन जिसके अंदर क्या है दो फास्फेटिडिक एसिड्स के दरमियान में ग्लिसरॉल लगी होती है और उसका नाम क्या है डाई फास्फेटिडाइल ग्लिसरॉल। ये सब क्या थे, ये सब के सब ग्लिसरोफास्फोलिपिड्स थे। स्फिंगोफास्फोलिपिड के अंदर सिर्फ हमने स्फिंगोमाइलिन को देखा। ठीक है, अच्छा जी, अब बात आ गई आपकी मजीद दो कैटेगरीज की। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स और ठीक है ना, ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर हमने क्या कहा कि सिरामाइड शुगर, ये इसकी डेफिनेशन होगी सिरामाइड शुगर। अब हम उसमें मजीद क्या कहते हैं, सिरामाइड शुगर, और सिरामाइड का हमने क्या बताया कि स्फिंगोसिन, और स्फिंगोसिन के साथ क्या फैटी एसिड, वो होता है सिरामाइड। ठीक है, और उसके साथ जब एक शुगर आके लगती है तो हम उसको कहते हैं सैलिब्रोसाइड, जो कि आपका ग्लैक्टोज वाला भी हो सकता है, ग्लूकोज वाला भी हो सकता है। जो ग्लैक्टोज वाला है वो न्यूरल टिश्यूज के अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और जो दूसरा ग्लूकोज वाला है वो नॉन न्यूरल टिश्यूज में पाया जाता है। तो अब हमें इसमें से सैलिब्रोसाइड का पता लग गया। ठीक है, कि एक शुगर का सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल अटैच हो, अटैच कहाँ पे होता है, का वो पहले कार्बन के हाइड्रोक्साइड ग्रुप पे, टर्मिनल अल्कोहल पे। ठीक है, किसका टर्मिनल अल्कोहल, स्फिंगोसिन का, ऑब्वियसली शुगर का। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसका नाम क्या, फिर हमने पढ़ा कि अगर ग्लाइकोलिपिड के अंदर हम न्यूरामिनिक एसिड अटैच कर दें तो ये गैंग्लियोसाइड बन जाता है। इन दोनों में किस चीज का फर्क है, सिर्फ कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूरामिनिक एसिड है, ऊपर न्यूरामिनिक एसिड नहीं, बस। अब एक और बात,
यहाँ तक वही बातें थी जो मैंने प्रीवियस भी अगेन बताई। अब मैं मजीद एक बात अगेन करने लगा हूँ, वो ये, यहाँ पे हमने देखा कि शुगर स्फिंगोसिन भी हो सकती है, और कौन सी हो सकती है, और हमने कौन सी देखी, ग्लिसरॉल और स्फिंगोसिन। यहाँ पे बताओ शुगर कौन कौन सी हो सकती है। यहाँ पे है ही सिर्फ स्फिंगोसिन। यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे है ही सिर्फ स्फिंगोसिन, यानी कि यहाँ पे भी स्फिंगोसिन, यहाँ पे भी स्फिंगोसिन, यहाँ पे स्फिंगोसिन या ग्लिसरॉल, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे भी ग्लिसरॉल नहीं है, यहाँ पे अलबत्ता फैट और ऑयल दोनों के अंदर ग्लिसरॉल है। तो अब आपको बड़ी क्लैरिटी से पता चल गया कि किस में ग्लिसरॉल है, किस में नहीं ग्लिसरॉल। इसी वजह से हम ग्लाइकोलिपिड्स को ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर शुगर ही कौन सी होती है, स्फिंगोसिन वाली। चलो जी, अब मुझे एक तरह से तसल्ली हो गई है कि अब आप लोगों को क्लासिफिकेशन और बड़ी एक मेंटल क्लैरिटी से पता चल गया, ठीक है। अच्छा, जो ड्राइव लिपिड्स होते हैं वो उनको हम कहते हैं प्रिकर्सर लिपिड्स या फिर ड्राइव लिपिड्स। प्रिकर्सर का यह मतलब है कि अगर कि इनको बनाने वाले वो हैं, मसलन फैटी एसिड वगैरह, ग्लिसरॉल वगैरह, स्फिंगोसिन वगैरह, ये देख रहे हो, फैटी एसिड, स्टिरोल, स्फिंगोसिन वगैरह, ठीक है। वो कौन है, वो यानी कि ड्राइव्ड या प्रिकर्सर लिपिड्स, ठीक है। अच्छा, फिर मजीद यानी कि हम उनको प्रिकर्सर भी कह सकते हैं। प्रिकर्सर का मतलब ये है कि इन्होंने उनसे बनना है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो जो है ना, ये वाले जो, वो डिराइव इनसे होते हैं, मतलब इनको अगर तोड़ा जाए तो ये बनते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बनते उनसे हैं, ठीक है, तो उनको तोड़ा जाए तो बनते भी, मतलब ये कि ये जो है ना, ये इन्हीं से बनते या टूटते हैं, बस इतनी सी बात, ठीक है। इसलिए मेरे ख्याल से अब अच्छा हो गया आप लोगों का, ठीक है। अब जरा आगे आ जाए, यहाँ से आप लोगों को फैटी एसिड वगैरह का भी अच्छा पता चल गया। अच्छा चलो, अब जरा कुछ और बातें हैं जो बाकी बच्चों को भी तो बताऊं ना, जो कल मौजूद थे, उनको अब कुछ न्यू बातें। अब हम पढ़ते हैं जी, साल्ट और ये और सोप, डिटर्जेंट वगैरह, ये सब क्या है, ठीक है। अच्छा, ये कॉसानाइड वाला टॉपिक इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर 20 कार्बन कंटेनिंग एराकिडोनिक एसिड से हमें ये चीजें मिल रही होती हैं, ये सब इकोसानाइड्स हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोजेन, ग्लूकोट्राइनो, लिपोसिन, ये 5 नाम फिलहाल याद कर लेने हैं। अभी देखते हैं सोप क्या होता है। जब आपके फैटी एसिड के साथ जब ठीक है ना, अल्कली मेटल्स या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, या फिर कोई बेस रिएक्ट करती है ना, तो वो जो उनके साथ साल्ट बनता है ना, साल्ट आप लोगों को भी पता है कब बनता है, एसिड के जब हम एच वाले ग्रुप को रिमूव करके उधर उधर हम कोई अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल लगा दें, साल्ट नहीं बन जाता था, याद है उस। लेकिन फैटी एसिड के साल्ट को हम क्या कहते हैं, सोप कहते हैं। फैटी एसिड के साल्ट को हम क्या कहते हैं, सोप कहते हैं, ठीक है। यानी कि ठीक बात समझ आ गई कि ठीक है ना। मसलन ये है कि फैटी एसिड को जब आप NaOH के साथ रिएक्ट कराते हो, तो फैटी एसिड का जो एंड वाला H है वो उस OH के साथ रिएक्ट करके वाटर बन गया, और फैटी एसिड के साथ आके मेटल लग गई। तो अब ये पीछे से जो साल्ट बना ना, इस साल्ट को हम क्या कहते हैं, फैटी के साल्ट को सोप कहते हैं, ठीक है। अब ये हो सकता है सोडियम वाला भी हो सकता है, पोटेशियम वाला हो सकता है। अब आपको अल्कली और मेटल का तो पता है ना, जो पहले पीरियड वाले होते हैं, सोडियम पोटेशियम जो है पहले वाले ही है ना, ठीक है। और उसका नाम क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम दूसरे वाले हैं। तो इन सब के साल्ट जो है वो क्या है, सोप है। सोडियम और मैग्नीशियम के जो हैं, सोडियम और पोटेशियम के साल्ट वो सॉल्युबल हैं, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो साल्ट है वो इनसॉल्युबल है वाटर में। कैल्शियम के साल्ट, पोटेशियम के साल्ट वो कहते हैं इतने सॉल्युबल हैं कि वो उनसे आप केक सोप बना ही नहीं सकते। दे आर टू सॉल्युबल फॉर केक सोप, ठीक है। मतलब जो आपका साबुन होता है, पोटेशियम साल्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो सॉल्युबल ही बहुत ज्यादा है। तो अगर आप बनाओगे तो वो पानी पड़ते ही वो घुल मुल के परे चला जाएगा। टू सॉल्युबल, अगर टू सॉल्युबल का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा पानी डालोगे इसी तो वो सॉल्युबल होगी, चलो खत्म, ठीक है। दे आर यूज इन लिक्विड प्रिपरेशन, लिक्विड प्रिपरेशन वगैरह में, मतलब कहीं पे वहां पे यूज होते हैं, फिर इसलिए। अच्छा, अब डिटर्जेंट क्या होते हैं कि अगर आप कार्बोक्सिल ग्रुप रिडक्शन करोगे तो अल्काइल अल्कोहल बना देगा ना, एसिड अल्कोहल बना देगा रिडक्शन से। तो आप उस अल्कोहल की सल्फोनेशन वगैरह कर सकते हो, मतलब सल्फेट ग्रुप उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपके सल्फोनेट्स वगैरह बन सकते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, डिटर्जेंट कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आपने रिडक्शन करनी है, देन आपने सल्फोनेशन करनी है, तो आपका डिटर्जेंट बन जाएगा। बस ये फर्क है। उधर उधर आपने साल्ट बना दिया, ठीक है, इधर आपने रिडक्शन करके उसके साथ सल्फेट ऐड कर दिया, तो आपका डिटर्जेंट बन गया। तो ये सोप और डिटर्जेंट में फर्क है, ठीक है। फिर ये कि ये जो होते हैं ना, ये
अनलाइक सोप, ये स्टेबल है एसिडिक सॉल्यूशन में, वो स्टेबल नहीं होते एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ये स्टेबल है, वो स्टेबल नहीं होते एसिडिक सॉल्यूशन में, ठीक है। वो साल्ट है, वो रिएक्ट कर जाते हैं एसिड के साथ, ये जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं एसिडिक सॉल्यूशन में, ठीक है। तो डोंट फॉर्म इनसॉल्युबल साल्ट। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इनसॉल्युबल साल्ट बनाए थे ना सोडियम और मैग्नीशियम के अंदर, ये नहीं बनाते, इसीलिए ये जो है ना ये, ठीक है, ये हार्ड वाटर में यूज हो जाते हैं डिटर्जेंट्स, हार्ड वाटर में यूज हो, आपको पता है ना हार्ड वाटर पढ़ा है ना मैट्रिक का अंदर, मैट्रिक के अंदर कौन सा चैप्टर था, किसी को याद हो, मुझे तो याद आ रहा है कोई छठा सातवां चैप्टर था, ठीक है, छठा तो नहीं, छठा तो वो था, चलो खैर जो भी था, ठीक है ना। तो वो उधर एक वाटर वाला चैप्टर था ना, तो वहां पे हमने पढ़े थे साल्ट वगैरह चैप्टर अपनी 10वीं के अंदर। तो ये जो होते हैं ना ये जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम होते हैं, ठीक है। तो ये जो साल्ट वहां पे बनाते हैं, ठीक है, तो ये जो है ना फिर इसलिए इनको अगर आप यूज करोगे तो ये इनसॉल्युबल साल्ट नहीं बनाते कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। तो इसलिए इनको हार्ड वाटर में यूज कर सकते हो आप, क्योंकि इन्होंने कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ इनसॉल्युबल साल्ट नहीं बनाने, ठीक है। और फिर ये है कि गुड क्लींजर्स हैं, गुड क्लींजर्स भी हैं डिटर्जेंट्स, बिकॉज आर एफिशिएंट वेटिंग एजेंट इमल्सिफायर, अच्छे इमल्सिफायर्स हैं, इसलिए जब खाने के ऊपर वो घी शी लगा होता है ये उसकी इमल्सिफिकेशन करके चलो जी उसको उधर से सफाई कर देते हैं, गुड गुड क्लींजर्स हैं। अब सारी बातें पता चल गई अब आप लोगों को, ठीक है। चलो जी अब जरा आगे आते जाओ। अब ये तीन आप लोगों ने ना अभी इंशाल्लाह ताला ये स्पोनिफिकेशन नंबर, आयोडीन नंबर, रेंसिडिटी और ये वैक्सेस, ये अभी हम लोगों ने ये पढ़ना है, ये हमने प्रीवियस नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। चलो पहले तो मैं वैक्सेस की 2 मिनट में कहानी खत्म करूँ ना, कि इसके अंदर क्या होता है, वैक्सेस 2 किस्म की हैं, ट्रू और एक अदर, मतलब जो वैक्सेस नहीं है लेकिन ये है कि, ठीक है, जो ट्रू वैक्सेस है उनके अंदर क्या है तो वो लिपिड्स ही, लेकिन ये है कि वो उनके अंदर वो ग्लिसरॉल नहीं है, कोई और अल्कोहल है, हो सकता है वो सिटाइल अल्कोहल या फिर कोई दूसरी कोई हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्कोहल हो, मैंने बताया ना हाई मॉलिक्यूलर वेट होती है, मैंने ये भी बताया कि इसके अंदर ज्यादा कार्बन वाले फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, हो सकता है वो ये देख रहे हो 12 से लेकर 30 कार्बन तक जो है ना अल्कोहल का इतना नंबर होता है, ठीक है। और ज्यादातर इसके अंदर फैटी एसिड कौन से होते हैं, मिरिस्टिक और पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। चलो खैर ये पता चल गया अब आप लोगों को कि बस ये मेन पॉइंट है कि अल्कोहल नहीं है, ग्लिसरॉल नहीं है, ठीक है। बाकी ये कि ये फैटी एसिड जो है, ठीक है, किसी और अल्कोहल के साथ रिएक्ट ईस्टर बना रहे हैं, ठीक है। ये इसमें 3 मिसालें लिखी हुई हैं, इनका आप नाम याद कर लो बस, ठीक है। क्या क्या लिखा हुआ है, बीजवैक्स, लेनोलिन और स्पर्मेसिटी, तीनों मतलब वैक्सेस के नाम लिखे हैं उसने, जो कॉमनली अकरिंग वैक्सेस हैं। बीजवैक्स तो नाम से शुरू पता चल रहा है कि ये हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चरल पार्ट है। लेनोलिन जो है वो वूल से डिराइव होता है, जो कि ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स वगैरह के अंदर यूज होता है, ठीक है। फिर स्पर्मेसिटी जो है वो क्या है, वो स्पर्म वेल से ड्राइव होता है और वो ये इस तरह कैंडल वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये अच्छा याद कर लेना कि कैंडल के अंदर कौन है, कैंडल और कॉस्मेटिक, ठीक है, फार्मास्यूटिकल, इसके अंदर कौन है, स्पर्मेसिटी। हनीकॉम्ब वाला तो वैसे ही याद रहता है, लेनोलिन का बस इतना याद रखना कि क्रीम और ऑइंटमेंट्स वगैरह के अंदर आप लेनोलिन लगाते हो, ठीक है, बस। बाकी ये है क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनको हाइड्रोलाइज कर नहीं सकते, तो इसलिए इनकी कोई न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। जैसे सेलुलोज की कोई न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि सेलुलोज नहीं है, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ जरा, ये तीनों ना मतलब याद करने हैं, ये मतलब इंपॉर्टेंट है, वो जितनी क्लासिफिकेशन वाला जो पढ़ाया ना वो तो आप लोगों के मतलब पूरी एक तरह से बेस बन गई लिपिड की, ठीक है। और वो तो मतलब खुद भी यूक्यू आता है। अब जो तीनों चीजें पढ़ाने लगा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वैक्स बुक्स को नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना प्रोफेसर वाइवा में पूछ सकते हैं फिर भी मतलब, ठीक है। अच्छा जी अब स्पोनिफिकेशन नंबर, आयोडीन नंबर सबसे आसान काम है, इसके अंदर क्या है, अब ऑब्वियसली जितना आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होगा उतना ही आयोडीन नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि आयोडीन जो है आपको पता है ना यार, अब इतने तो ना करो, हेलोजिनेशन का नहीं पता, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के अंदर क्या हो जाएगा, ठीक है। अनसैचुरेटेड आयोडीन ऐड होता जाएगा डबल बॉन्ड के जरिए, जिस तरह हाइड्रोजनेशन होती है किस तरह डबल बॉन्ड की, तो इस तरह से हेलोजिनेशन है ठीक है। तो ऑब्वियसली जितना वो ये देखो, लेकिन डेफिनेशन पेट याद करनी है, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन विच विल बी अब्सॉर्ब बाय 100 ग्राम ऑफ फैट, 100 ग्राम फैट, 100 ग्राम फैट है, जितना वो आयोडीन
एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब अब कहाँ करेगा? जहाँ पे उसका डबल बॉन्ड होगा, वहां पे डबल बॉन्ड टूट के आयोडीन लग जाएगा। तो ऑब्वियसली जितना डबल बॉन्ड ज्यादा होगा, जितने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होंगे, उतना ही ज्यादा आयोडीन नंबर होगा ना, क्योंकि उतना ही ज्यादा वो आयोडीन को यूज कर लेगा। तो बस यही ये सारी बातें यहीं पे यही लिखी हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा जी, लेकिन डेफिनेशन एग्जैक्ट याद हो, और ये किस चीज को डोनेट कर रहा है? अनसैचुरेशन को। दो बातें बस याद करना, एक उसकी डेफिनेशन और एक ये कि ये है किसके लिए? अनसैचुरेशन को बताने के लिए कि जितना आईडी नंबर ज्यादा उतनी अनसैचुरेशन ज्यादा। ठीक है, और डेफिनेशन एग्जैक्ट। अब आ गया स्पोनिफिकेशन। अब अभी स्पोनिफिकेशन का रिएक्शन बता के आ रहा हूँ कि उसके अंदर क्या होता है कि आप किसी बेस वगैरह को रिएक्ट करते हो, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है कि आपका जो साल्ट होता है, आपका जो फैटी एसिड होते हैं वो साल्ट बन जाते हैं। ठीक है, साल्ट बन जाते हैं, और साल्ट को क्या कहते हैं? सोप कहते हैं। देख रहे हो, साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक है, देखो ना, पहले आप बॉयल करोगे तो उससे क्या होगा? सबसे पहले तो वो आपका जो फैट होगा वो टूटेगा, उसकी हाइड्रोलिसिस होगी, वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनेगा। फिर ये होगा कि आपका जो फैटी एसिड है वो फिर उस मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा और वो बना देगा अपना साल्ट। इस तरह से सोप बनता है। अब यही यही इसकी डेफिनेशन है स्पोनिफिकेशन नंबर की। अब समझने की कोशिश करना, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज फैटी एसिड लिबरेटेड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ फैट। 1 ग्राम। अब आराम से हर बच्चा सुने, कोई मसले की बात नहीं। 1 ग्राम फैट से जितने भी फैटी एसिड निकलेंगे, ठीक है, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मिलीग्राम KOH यूज होगा, बस ये है स्पोनिफिकेशन नंबर। अब आराम से अगेन सुनो, देखो मेरी बात सुनो। 1 ग्राम फैट है ना, तो उसके अंदर फैटी एसिड तो होंगे ना फैट के अंदर। ठीक है, न्यूट्रलाइज करने का क्या मतलब है? न्यूट्रलाइज करने का वही मतलब है कि जिसको आप, उसका नाम क्या है, ठीक है ना, देखो फैटी एसिड निकलता है ना, तो फैटी एसिड बेसिकली C डबल बॉन्ड O नेगेटिव फॉर्म में चला जाता है, पता है ना, C O कार्बोक्सिल ग्रुप, वो कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है। अब उसके साथ जब उसको न्यूट्रलाइज करने का मतलब ये है कि उसके साथ आप मेटल आके लग जाए तो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएगा, नेगेटिव बजाय साल्ट बन जाएगा। साल्ट तो न्यूट्रल होता है ना, पता है ना। तो वही वो बात कह रहा है कि बेसिकली, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 1 ग्राम के 1 ग्राम फैट से कितने फैटी एसिड निकले हैं जिनको साल्ट बनाने के लिए कितना आपको मिलीग्राम ऑफ KOH चाहिए। आप मुझे बताओ, जितना ज्यादा मिलीग्राम ऑफ KOH चाहिए होगा, इसका क्या मतलब होगा? बताओ बताओ मुझे, खुद मतलब बताओ, पहले मुझे मतलब बताओ। इसका मतलब होगा कि आप जितना ज्यादा मिलीग्राम ऑफ, जैसे हमने यहाँ पे कहा कि कितना मिलीग्राम कितना आपका आयोडीन ज्यादा होगा उतनी अनसैचुरेशन ज्यादा होगी। यहाँ पे बताओ कितना मिलीग्राम ऑफ KOH ज्यादा लगेगा। इसका मतलब है, इसका मतलब पहले आराम से सोचो, इसका मतलब है ज्यादा ज्यादा फैटी एसिड थे ना ज्यादा फैटी एसिड। ऑब्वियसली ज्यादा फैटी एसिड थे तो ज्यादा मिलीग्राम ऑफ KOH यूज हुआ है ना, जिसने उसका साल्ट बनाना। इसका मतलब है फैटी एसिड ज्यादा थे। अब मुझे एक और बात का मतलब बताओ। पहला मतलब तो आपने ये बता दिया कि फैटी एसिड ज्यादा थे। अब मुझे बताओ, 1 मिलीग्राम ऑफ फैट के अंदर अगर ज्यादा फैटी एसिड होंगे तो वो फैटी एसिड बड़ी बड़ी चेन वाले होंगे, छोटे छोटे से होंगे? भाई 1 मिलीग्राम के अंदर छोटे छोटे होंगे तो ज्यादा होंगे ना, ठीक है, कि छोटी छोटी चेन वाले होंगे ताकि, लेकिन ये है कि जितना भी हो एक कार्बोक्सिल ग्रुप तो सारों के पास ही होता है। ठीक है, तो इसलिए अब मैं फाइनल लाइन ये बोल रहा हूँ कि जितना ज्यादा आपका KOH ज्यादा यूज होगा उतना स्पोनिफिकेशन नंबर ज्यादा होगा। इसका मतलब है उतना ज्यादा फैटी एसिड है 1 ग्राम के अंदर। इसका मतलब ये है कि बहुत छोटी छोटी चेन वाले फैटी एसिड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, मतलब 1 ग्राम में ज्यादा सारे फैटी एसिड आ गए ना, ज्यादा सारे आ गए 1 ग्राम के अंदर। इसका मतलब है फैटी एसिड छोटे छोटे हैं। ठीक है, नहीं तो बड़े बड़े होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट इतना ज्यादा होता तो वो तो 1 ग्राम के अंदर थोड़े से आते। तो जाहिर बात है कि अगर उस फैट के अंदर ज्यादा सारे बड़े बड़े मॉलिक्यूलर वेट वाले होते तो उसका उसका मिलीग्राम ऑफ KOH कम आता। तो इसलिए जिसका सोनिफिकेशन नंबर कम हो, ठीक है, तो उस फैट के अंदर वो जो फैटी एसिड होंगे जो, ठीक है ना, वो कौन से होंगे? वो बड़ी चेन वाले होंगे। और जिसका स्पोनिफिकेशन नंबर ज्यादा आएगा उसका, उसके अंदर शॉर्टर चेन वाले फैटी एसिड ज्यादा होंगे उस फैट के अंदर। चलो जी, ये बातें भी अब आपको पता चल गई। यही वजह है कि यहाँ पे देखो, अब इसका आयोडीन नंबर ज्यादा, इसका मतलब है इसके पास सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा है। और जिसका स्पोनिफिकेशन नंबर ज्यादा है, जैसा कि बटर का, butter fat has relatively high sponification number, it rich in short chain fatty acid.
तो इसके 1 ग्राम के अंदर ज्यादा सारे शॉर्ट चेन है ना, छोटे छोटे फैटी एसिड हैं, ठीक है, उनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो 1 ग्राम के अंदर ज्यादा सारे आ जाएंगे, ठीक है, ज्यादा सारे फैटी एसिड आ जाएंगे। फिर जब आप उनकी उसकी स्पोनिफिकेशन करोगे मिलीग्राम क्यूएच से, ठीक है, तो वो ज्यादा सारा क्यूएच यूज हो जाएगा, तो इसका मतलब है ज्यादा सारे फैटी एसिड, ठीक है। अब रेंसिडिटी आ गया। अच्छा जी, रेंसिडिटी क्या है? ये बेसिकली ये है कि फैट आपका पड़ा हुआ हो ना, तो वो जनाबे वाला अनप्लेजेंट सा ऑर्डर और टेस्ट देने लग जाता है। जब वो मौजूद हो ना फैट, ठीक है, तो वो जनाबे वाला क्या करता है, अनप्लेजेंट सा ऑर्डर देता है, तो वो रेंसिडिटी उसको कहते हैं। अब इसकी 2 वजह हो सकती है, एक ये है कि ऑक्सीडेशन हो गई, और एक ये है कि हाइड्रोलाइसिस हो गई आपके फैट की, ठीक है। इसलिए इसके 2 हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में। अच्छा, ऑक्सीडेशन कैसे होगी? और जब ऑक्सीडेशन होती है तो उससे होता ये है कि आपका मतलब फैट है ना, उसकी ऑक्सीडेशन हुई ना, उससे वो ये कहता है कि उससे शॉर्ट चेन एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं, ठीक है। और आपको पता है एल्डिहाइड कीटोन का हमने एफएससी में पढ़ा हुआ है कि बड़ा ही उनका जो है ना वो ऑब्जेक्शनेबल, यानी कि बुरा सा उनका टेस्ट और ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये बात होगी कि ऑक्सीडेशन से क्या हुआ है, आपका शॉर्ट चेन एल्डिहाइड और कीटोन बने, ठीक है। ये तो हमें पहली बात पता चल गई कि ठीक है। और इसके लिए क्या है कि इसके लिए आपका हवा में ऑक्सीजन होना जरूरी है, ऑब्वियसली यार, ऑक्सीजन जो आपकी ये हो रही है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीजन से ही होनी है ना, ठीक है। तो ये बात होगी, पहले हमें ये पता चल गई कि बस इतनी सी बात याद रखो कि ऑक्सीडेशन के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन बन रहे हैं, जिनकी वजह से वो गंदा सा ऑर्डर या टेस्ट आ रहा है, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन, बस और कुछ नहीं याद करने वाली बात। और ऑब्वियसली इसको अगर आपने प्रिवेंट करना है कि यार ऑक्सीडेशन से उस फैट की रेंसिडिटी ना हो जाए, तो अब आपके लिए जरूरी है कि फिर आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट डालो, ऑब्वियसली, ठीक है, जो भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, विटामिन ई वगैरह डालो, पढ़ा था ना हमने, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है विटामिन ई, अल्फा टोकोफेरोल। अच्छा, अब दूसरी कैटेगरी है रेंसिडिटी की, दूसरी वजह हो सकती है हाइड्रोलिटिक टाइप ऑफ रेंसिडिटी। वो किस लिए होती है? वो स्लो हाइड्रोलिसिस होती है फैट्स की, which in case of fats like butter result in liberation of short chain fatty acid which have rancid odor and taste। मतलब आपके फैट की हाइड्रोलिसिस हो रही है जिससे शॉर्ट चेन जो है ना वो आपकी फैटी एसिड आ रहे हैं, यहाँ पे भी चेक करो, यहाँ पे भी शॉर्ट चेन है, यहाँ पे भी शॉर्ट चेन फैटी एसिड है। मतलब ये कि इसमें हाइड्रोलिसिस हुई है तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड। बस मेरे नजर में अगर मैंने इस पूरे टॉपिक को याद रखना होता ना, तो मैं सिर्फ यहाँ पे याद रखता कि ऑक्सीडेशन के अंदर शॉर्ट चेन एल्डिहाइड कीटोन, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करता कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड, बस। कि हाइड्रोलिसिस मतलब 2 पॉइंट तो याद रखने थे ना, ऑक्सीडेशन में शॉर्ट चेन एल्डिहाइड कीटोन और हाइड्रोलिसिस में शॉर्ट चेन फैटी एसिड, बस। और फिर ये है कि हाइड्रोलिसिस आपकी तेज हो जाती है अगर आप उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेंट्स भी अगर ऐड हो गए ना, मतलब बैक्टीरिया वगैरह भी अगर वहां पे आ गए, तो उनकी वजह से वो थोड़ी तेज हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह जो है ना वो एंजाइम लाइपेजेस प्रोड्यूस करते हैं। आपको पता है लाइपेजेस ने क्या करना है? फैट की हाइड्रोलिसिस करनी, पता है ना। चलो जी, अब आप लोगों को ये सारी बातें पता चल गई, ठीक है। अब मैं देख लूं कि इस पूरे चैप्टर में से कोई ऐसा पॉइंट जो मैंने आप लोगों को ना बताया हो। वो सारी बच्चों वाली बातें, ये सारा आप लोगों को क्लियर हो गया, सब मैंने बता दिया, ओमेगा वाली बातें पता लग गई, ठीक है। अब आप लोगों को सिस ट्रांस पता लग गया हर बच्चे को, ठीक है। अब आप लोगों को ये बातें तो आपको पता ही थी ना कि आपका ट्राइसाइक्लिसरॉल क्या होता है, ठीक है। अब आप लोगों को वैक्सीन पता लग गया, आप लोगों को स्फिंगोसिन गैंग्लियोसाइड पता लगा, ये पॉइंट याद है, अटैचमेंट टू क्लोराटॉक्सिन, ठीक है, गैंग्लियोसाइड याद है, फास्फेटिडिक एसिड पता लग गया, स्फिंगोमाइलिन पता लग गया, ठीक है। ये बातें अगर किसी ने नहीं पढ़ी हुई तो बहुत आसान सी बातें हैं। फास्फोलाइपेसिस में फास्फोलाइपेज ए होता है, ठीक है, एक बी होता है, एक सी होता है, एक डी होता है, तो वो हर एक ने डिफरेंट जगह पे ना अपना वो यानी कि उसको बॉन्ड क्लीवेज करनी होती है। फास्फोलाइपेज ए जो होता है वो लेसिथिन पर आकर एक्ट करता है, A1 आके पहले फैटी एसिड को उतारेगा, और अगर A2 होगा तो दूसरे फैटी एसिड को उतारेगा। लेकिन यहाँ पे याद रखना कि ठीक है ना, अब ये पॉइंट मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर A1 ने पूरा लेसिथिन पढ़ा होगा, उस पर अगर A1 आएगा तो एक्ट करेगा, अगर A2 आके एक्ट करेगा तो यहाँ पे आके एक्ट करेगा। लेकिन सपोज इन दोनों में से कोई किसी एक ने एक्ट कर लिया, समझ लो A1 आया, उसने ये उतार दिया, अब अब जो फास्फोलाइपेज बी है ना, वो आके इस पर एक्ट करेगा,
फिर A2 नहीं यहाँ पे एक्ट कर सकता। अगर जब दूसरा फैटी एसिड उतारना है तो वो B ने आगे उतारना है। हाँ, पहला जो उतारना है वो चाहे A1 आए चाहे A2 आए। A2 आया तो उसने ये उतार देना है, B ने फिर ये उतार देना है। अगर A1 ने ये उतार दिया तो फिर B ने ये उतारना है। ठीक है, C ने आके यहाँ से कट करना है, D ने यहाँ से कट करना है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड को पता चल गया। जब एक फैटी एसिड उतर जाता है ना, एक फैटी एसिड, ठीक है, लेसिथिन में से एक फैटी एसिड उतर गया, मतलब A1 या A2 ने जब एक्ट किया, तो वो जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम कहते हैं लाइजोलेसिथिन। लाइजोलेसिथिन, उस वो लाइजोलेसिथिन जो होता है ना, वो हीमोलाइसिस करता है एरिथ्रोसाइट्स की, और वो वाला फास्फोलिपिड ए जो है ना, देखो ना ए है ना, ठीक है, फास्फोलिपिड ए स्नेक वेनम में यही मौजूद होता है। तो स्नेक के वेनम में जब फास्फोलिपिड ए होता है तो वो आके करता क्या है, बताओ बताओ बताओ। वो आपके जो आरबीसी की मेम्ब्रेन पर, आरबीसी की मेम्ब्रेन पर जो फास्फोलिपिड्स नहीं है, ठीक है, वो क्या करेगा, स्नेक वेनम है ना, तो आपके ब्लड में पहले तो वेनम आएगा। ठीक है, आपके ब्लड में आ गया वो वेनम, जिसके अंदर क्या है, क्या फास्फोलिपिड ए है। तो उसने आगे करना क्या है, उसने आपके आपके ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा मेजर क्या चीज होती है, आरबीसी होते हैं आपके ब्लड में सबसे ज्यादा। तो उसने आके आरबीसी की मेम्ब्रेन पे फास्फोलिपिड्स होते हैं, उसने आके सबसे पहले, ठीक है ना, उसने आके फैटी से उतारते जाना है और आपका जो है ना वो क्या नाम है, लेसिथिन को तोड़ते जाना है। ठीक है, आपका लेसिथिन मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा होता है, सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो वो तोड़ता जाएगा। ठीक है, तो लाइजोलेसिथिन बनता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो आपका आरबीसी की मेम्ब्रेन रप्चर होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो एरिथ्रोसाइट्स का क्या होता जाएगा, हिमोलिसिस होता जाएगा। फिर लेसिथिन के बारे में मजीद एक याद रखें कि अगर ये दोनों फैटी एसिड जो हैं अटैच, ये सारा लेसिथिन है, अगर ये दोनों हुए पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड यानी कि कार्बन नंबर 16 वाला हुआ आपका पाल्मिटिक एसिड हुआ। ठीक है, तो फिर आप इसको कहोगे डाई पाल्मेटॉइल लेसिथिन, जो कि आपके सरफेक्टेंट में होता है, जो कि सरफेक्टेंशन रिड्यूस करता है। ठीक है, और आप एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो होता है ना, बच्चे के फ्लूइड के अंदर, अगर तो लेसिथिन रेशो स्फिंगोमाइलिन ज्यादा होना, तो इसका मतलब लेसिथिन आपकी बॉडी में काफी सारा है। ठीक है, तो उससे आप कह सकते हो कि इसका लंग ठीक जा रहा है। ठीक है, तो ये यानी कि एक तरीका होता है बच्चे का लंग्स का लेवल चेक करने में कि लंग्स ठीक है इसका, क्योंकि लेसिथिन ज्यादा तो ऑब्वियसली पे सरफेक्टेंट काफी सारा होगा ना, तो सरफेक्टेंट के होने से मतलब ये होता है कि लंग सही काम करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये हम चेक करते हैं कि इसके लंग इनफ सरफेक्टेंट बन गया कि नहीं बन गया, उसके एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्शन लगा के ना चेक करते हैं, उसका एनालिसिस करके कि इसमें इसमें अब लेसिथिन कितना बन गया। ठीक है, तो पहले बेसिकली उसमें स्फिंगोमाइलिन काफी सारा बन रहा होता है, लेकिन जब लंग्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं ना, तो उससे फिर लेसिथिन, क्योंकि ठीक है, फिर लेसिथिन आता है, तो इसलिए जब आप उसका लेसिथिन का लेवल ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब इसके लंग्स अच्छे सारे डेवलप हो गए। ठीक है, इसमें इनफ सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस हो गया। बाकी ये सारी बातें आप लोगों को पता है। ठीक है, बस सेफेलिन का याद रखना कि ये क्लॉटिंग और ब्लड में भी इसका रोल है, और इतना याद रखना प्लाज्मेलोजिन जो है वो क्या है। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखना, प्लाज्मेलोजिन के अंदर ये जो रेजिड्यू है ये वाला, ये क्या है, ये अनसैचुरेटेड है। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर के अंदर जो रेजिड्यू होता है ना, ये सैचुरेटेड होता है, ये बड़ा मेजर पॉइंट है। और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर ऑब्वियसली जो है ना वो इन्फ्लेमेशन वगैरह के अंदर उसका रोल होता है, ब्लड की क्लॉटिंग वगैरह के अंदर उसका रोल होता है। ऑब्वियसली आपको पता है ना, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर वगैरह कब आ रहा होता है, इन्फ्लेमेशन में आ रहा होता है, क्योंकि बेजोफिल वगैरह से रिलीज होता है ये, और इसके इन्फ्लेमेशन में रोल होता है, ये याद रखना प्लीज, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर का। ठीक है, कि इसका इन्फ्लेमेशन में रोल है, आपकी क्लॉटिंग में रोल है। और इतना याद रखना कि इसमें जो रेजिड्यू है ना ये वाला, ये सैचुरेटेड है। प्लाज्मेल जिनमें तो उसने दिखाया ना कि उसमें अनसैचुरेटेड है, लेकिन इसमें कौन सा होता है, सैचुरेटेड होता है। ठीक है, फिर ये याद रखना कार्डियोलिपिन जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, और एक और बात याद रखना कि कार्डियोलिपिन जो है ना, ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ऑब्वियसली फिर किस में इसका रोल होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह में। ठीक है, और सेफेलिन जो है वो आपके ब्रेन टिश्यूज में काफी सारे होते हैं। ठीक है, आपके ब्रेन के टिश्यू में। ठीक है, फिर एक चीज होती है उसकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी काफी सारी होती है, वो कार्डियोलिपिन है आपका, इसकी काफी सारी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है, एंटीजेनिक। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ। ठीक है ना, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, एंटीजेनिक का मतलब ये है कि ये कार्डियोलिपिन आपके बैक्टीरिया वगैरह में मौजूद होता है, बैक्टीरिया वगैरह में, किधर, बैक्टीरिया में। यूकेरियोट्स में तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना, लेकिन ये बैक्टीरिया में भी होता है। तो जब क्या होता है,
कि जब आपका वो बैक्टीरिया आता है ना जिसमें कार्डियोलिपिन होता है, तो चूंकि वो एंटीजन के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है, बात समझ आई? एंटीजन के तौर पर एक्ट करेगा तो हमारी बॉडी में उसके लिए एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। मजा आया पॉइंट का? हमने कहा था ना बैक्टीरिया वगैरह के अंदर एंटीजन होता है, तो कार्डियोलिपिन एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। बाकी स्टेरॉइड्स का मैंने बता दिया। स्टेरॉइड का याद रखें कि नॉन स्पॉनिफिएबल रिफ्लेक्शन होती है, नॉन स्पॉनिफिएबल यानी कि ये स्पॉनिफाई नहीं होते। एक क्लास होती है जिसके अंदर आपके स्पॉनी जो जिन लिपिड की स्पॉनिफिकेशन हो सकती है, जिनकी नहीं हो सकती। तो ये जो स्टेरॉइड्स हैं ये सारे नॉन स्पॉनिफिएबल होते हैं, ठीक है, इनकी स्पॉनिफिकेशन नहीं हो सकती। बाकी आप जो है ना, आप लोगों को काफी सारे समझ आ गई है, ठीक है। अब कोशिश करना कि यहाँ से डॉली कॉल को प्लीज याद रखना, ठीक है। अब ये अब आप लोगों का यहाँ से चैप्टर एंड हो गया। अब मैं कल से इंशाल्लाह ताला यहाँ से नहीं बताने वाला कुछ भी, ठीक है। अब रुक जाओ जरा। वैसे तो मुझे पता है कि आप लोग सैचुरेट हो गए, तो इसलिए मेरा ख्याल है मुझे बस कर देनी चाहिए, है ना। बाकी कल बताना चाहिए, ऐसे फिर आप लोग जो है ना। चलो जी, अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना, चलो बस रिकॉर्डिंग रोक दो, रिकॉर्डिंग रोक दो, ठीक है। चलो जी, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह और कोई नहीं ना, और कोई पढ़ा ना पढ़ा, साइमा और इमामा पढ़ जाएंगी, और शायद ये जैनब भी पढ़ जाएगी, और रिदा भी पढ़ जाएगी। 3-4 बच्चों की मुझे गारंटी है कि बाकी दुनिया जो मर्जी करती रहे, आप लोगों ने लेक्चर नहीं छोड़ना। और मेरा आप लोगों से वादा है, मैं लफ्ज वादा यूज कर रहा हूँ, कि आप लोगों की एनाटमी इन लोगों से ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। क्योंकि ये लोग 2-3 जगहों पे डिस्पर्स होंगे कि यार हमें वो कर लें, वो कर लें, वो कर लें, वो कर लें, ठीक है। और आप लोग जो है ना, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट, सिर्फ 2-4 मिनट बातें हैं सिर्फ। यार रिकॉर्डिंग रोक लो ना, क्या नाम है बाप का? असल में वो बच्ची लेक्चर तो ले नहीं रही, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, आप लोगों के पास सब नहीं हो जाना है। आप लोगों को ना एक एक ऑप्शन मिल जाएगा डिस्टिंक्शन लेने का। कैसे भला? मेरी अब पूरी 1 मिनट बात सुन लो, सिर्फ 2-4 मिनट बात सुन लो। देखो, फर्क सिर्फ कहाँ पे आता है, नंबरों का कोई फर्क नहीं है ना ही। मेरी 1 मिनट, ये मैं बात अल्लाह करे समझा सकूं, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, अगर तो आप लोग ये समझ, तो पहली बात तो पास के लेवल पे पहले बात करते हैं। पास क्या होता है? पास आप सब पास हो, डन, गारंटी, ठीक है। पास अब वो जिसने नर्व्स पे काबू रख लिया, सिर्फ जो डरा नहीं वो पास है, ठीक है। सिर्फ डरने वाला बच्चा फेल हो जाएगा, वो गलती कर देगा, ठीक है, कहीं ना कहीं जरूर गलती कर देगा उसने, क्योंकि जो डरने वाला होता है वो फिर उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको इतना डाउन कर देता है, वो किसी से पूछता भी नहीं, करता भी नहीं, मशवरा भी नहीं लेता, वो फिर चवल मार जाता है, ठीक है, इसलिए वो फेल हो जाता है, ठीक है। उसको छोड़ दो, आपने सिर्फ नर्व पे काबू रखना है, आप लोग पास हो। इसका मतलब है आप जो सेशन ले रहे हैं, जो नहीं ले रहे, सब पास हैं, ठीक है। जो लोग अनाटमी आप पढ़ रहे हैं वो भी पास हैं, आप लोग अनाटमी अगर नहीं भी पढ़ रहे फिर भी आप लोग पास हो। इसका मतलब है आप भी पास, वो भी पास, ठीक है। जो सेशन ले रहा है वो भी पास, जो सेशन नहीं ले रहा वो भी पास, ठीक है। सिर्फ जो डर गया वो फेल, ठीक है। जो जिसने समझा ना, वो हो प्रॉफ जो किसी एक चगल तरीन सीनियर, किसी चगल तरीन क्लास फेलो के हत्थे चढ़ गया, और उसने उसको ज्यादा ही सेंसिटिव होकर सोचना शुरू कर दिया कि ओ हो, बस वो गया, बस उसको एक दफा जरूरी है कि समुद्र में गिरे, डूबे, और फिर अल्लाह करे कि फिर उसको समझ आ जाए। कोई मसला नहीं, अल्लाह ने उसको भी संभाल लेना, ठीक है। अब पास मैंने सबको कर दिया, अब मैं आगे आता हूँ। आपके 300 नंबर हैं या आपके 480 नंबर हैं, अगर आपके डिस्टिंक्शन नहीं है तो वो फिर उन नंबरों का कोई लिंक नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ इन द एंड आपके जो है ना, ये क्या नाम है, पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे डिस्टिंक्शन काउंट होनी है, नंबर नहीं काउंट होने फर्स्ट ईयर के। नंबर सिर्फ फाइनल ईयर के काउंट होते हैं कि फाइनल ईयर में नंबर कितने हैं। फर्स्ट ईयर का कोई नंबर नहीं काउंट होना, सिर्फ फर्स्ट ईयर का होता है कि डिस्टिंक्शन है कि नहीं। और डिस्टिंक्शन में भी 2 काउंट होती हैं। गोल्ड मेडल का जो नाम लगना है वो सिर्फ दो दो यानी कि बंदे का गोल्ड मेडल तो एक भी हो तो उसने नाम के साथ लिखा लेना गोल्ड मेडल। और सबसे आसान काम है गोल्ड मेडल लेना फर्स्ट ईयर में, क्योंकि इसकी बायोकेमिस्ट्री चुनी मुनी है, बंदा खा पी जाता है, ऐसे खा पी जाता है जैसे बंदा कुछ भी खाता है। तो आप, अच्छा चलो ठीक है, अब इसका मतलब है कि आप एनाटमी 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 कर करके आप सारे के सारे एनाटमी के रीजन्स को रट भी लो, तो आपकी एनाटमी में डिस्टिंक्शन नहीं आनी। पूरे यूएचएस के अंदर टोटल 4 बच्चों की डिस्टिंक्शन भी कभी नहीं आई एनाटमी में, हर साल 1 2 3 की आनी होती है। फिर इसका मतलब है कि पागलों की तरह एनाटमी एनाटमी ना करो, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब एम्ब्रियो पढ़ लो, जीए सीए हिस्टो मेरे से आगे पूछ लो, ठीक है। एनाटमी हाथ के पास कर लो, इधर से 2 किताबों में डिस्टिंक्शन ले जाओ 2 किताबों में डिस्टिंक्शन है। जिन लोगों के नंबर ज्यादा भी होंगे, जो एनाटमी एनाटमी करेंगे पागलों की तरह,
करने दो, करने दो, अल्लाह की कसम ये तुम्हें ऐसे आंख उठा के देखेंगे, ये बच्चे हैं कौन जो डिसीजन ले गए, ठीक है ना, ऐसे सर उठा के देखेंगे। और मैं बता रहा हूँ अपर लिम पढ़ने में 1 हफ्ता, लोअर लिम पढ़ने में 1 हफ्ता, एम्ब्रियो पढ़ने में 1 हफ्ता, जीए पढ़ने में 2 दिन 3 दिन, हिस्ट्री पढ़ने में 2 दिन 3 दिन, टोटल मैंने कितने दिन गिनाए हैं। थॉरक्स को पुर करा दी, करनी ही नहीं, जितनी कर ली है बस काफी कर ली। और यार प्लीज मेरी बात को मान के देखो तो सही एक दफा। और भाई आपकी पास है, आप पास हो, क्या हो गया आपको, नाटमी नाटमी ना मेरे सामने इतना करो भाई, किताब ही है ना वो भी एक, ये भी किताब ही है, ठीक है, 2 किताबें आपको याद करा दी हैं यार, ठीक है। मैं बताता हूँ किस तरह से पढ़नी है नाटमी, आ जाओ, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि नाटमी में पास हो जाओ, नाटमी में पास हो जाओ का ये मतलब नहीं है कि नाटमी ना पढ़ो, मेरे भाई अच्छी पढ़ो, अपर लिम अच्छी करके पढ़ो, लोअर लिम अच्छी करके पढ़ो, एम्ब्रियो अच्छी कर, 3 रीजन अच्छे करके पढ़ो, हफ्ता हफ्ता लगाओ, अन्य वाह हफ्ता हफ्ता लगाओ। ये जब मेरा सेशन एंड हो जाएगा एक दफा बंद कर दो फिजियो, हफ्ता लगाओ जरा, पता लगता है कि नाटमी होती है कि नहीं होती। मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ से करनी, कैसे कैसे करनी। हो गई अब आप लोगों की नाटमी। अब मुझे बताओ, आप पागलों की तरह नाटमी नाटमी करनी है या डिस्टिंक्शन लेनी है। भाई पास तो हो गए हो नाटमी में, डिस्टिंक्शन तो नहीं आ सकती नाटमी में, तो अब क्यों ना ट्राई फॉर कम फॉर डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन इन बायो के मैं बताऊंगा कैसे लेनी है। मैं बताऊंगा कि जितना मैंने पढ़ाया उसके बाद अब क्या पढ़ना है, क्योंकि अब आप क्लियर हो गए हो, अब आपने नाटमी को इतना कर लिया है कि अब आप उसका नाम का नाटमी में पास हो। अब अगेन आ जाओ मेरे पास, मैं यहीं पे हूँ, ग्रुप में ही हूँ। अब आ जाओ, मैं बताता हूँ बायो का में डिस्टिंक्शन कैसे लेनी है। अब आ जाओ, मैं आपको और ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा कि स्टेज वाइज बताऊंगा। मसलन मसलन हीम के लिए 2-4 और ऐसी चीजें बताऊंगा जो डिस्किंग के लिए अच्छी हैं। कार में बताऊंगा, लिपिड में कुछ और चीजें बताऊंगा जो पहले सेशन के दौरान नहीं पढ़ाएंगे। सेशन तो एक जनरल सेशन था ना, अब थोड़ी और चीजें ऐड करो। अच्छा, अब आपने देखा कि यार बायोकेम की डिस्किंग के नजदीक हूं मैं, लेकिन ये कि लक है अभी टाइम है मेरे पास। आ जाओ, अब फिजियो के अंदर हम वो टॉपिक्स को कुछ और निगाह से देखते हैं, डिस्किंग की निगाह से देखते हैं फिजियो को, ठीक है। अब फिजियो की सर्कुलेशन को भी डालो हाथ, अब हाथ पक्के डाल, रस्सियां पक्की घेर लो आप रस्सियां। अब जरा उसको इस तरह से घेरो के पहले पहले हमने सर्कुलेशन की थी, रेस्पो की थी, ये सोच के एक दफा जरा मुझे मेरे 70-80 क्लियर हो जाए, मैं एक दफा 150 के नजदीक आ जाऊं। अब मैंने 160-170 पे जाना है। अब जरा डालो हाथ, अब जरा हाथ और तरह से डालना है, ठीक है। देखो इन द एंड अल्लाह ने क्या आपका करना है क्या नहीं करना, हो सकता है बाहर निकलो और बस इन्ना लिल्ला हो जाए, तो वो बात नहीं है। नसीब की तो बात करनी ही नहीं ना, नसीब तो 169 पे भी 159 पे भी आपको रोक देगी, लेकिन एक कोशिश तो है ना, एक प्लानिंग तो है ना, अल्लाह ने उसकी तो इजाजत दी है ना, इसलिए आपको ब्रेन दी है, ठीक है। तो अब बात ये है कि आप बाकी लोगों से 4 कदम आगे हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ प्लानिंग अच्छी करनी है, चढ़ के प्लानिंग करनी, अटैकिंग प्लानिंग करनी है, ना कि डर के रिसेसिव प्लानिंग कि मैं बच जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, ये इस तरह की प्लानिंग नहीं करना, डर डर के नहीं रहना, ठीक है। ऊपर से आओ, ऊपर से आओ, ठीक है। बात समझ आ रही है कि इस तरह से फिर आप लोग जो है ना, पहले एक डिसीजन की तरफ आना है। पहले अब मेरे स्टेपिंग सुनो, पहले मेरे सेशंस के बाद